तुरंत ही छोड़ दो, नहीं तो दोस्तों, आज हम आपके सामने मौर्योत्तर काल और टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग चलते रहेंगे। प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हिस्ट्री में बनते हैं। ये प्राचीन इतिहास है और वहाँ से हम लोग प्रश्न देख रहे हैं और आगे टॉपिक वाइज टॉपिक आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच सके और उसका आप पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सुंग, मौर्य, कुषाण और कुंड। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में से उनके शासन काल का सही कालानुक्रम क्रम बताना है आपको। इसमें पहले आएगा, दो आएगा मौर्य काल आया था, फिर शुंग काल, फिर चौथा आया था कुंड वंश और कुषाण वंश। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है विद्वान मौर्य का विद्वान मौर्य साम्राज्य के अवधि लगभग 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व मानते हैं। शुंग राजवंश के काल की अवधि लगभग 184 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व मानी जाती है। कुंड राजवंश की अवधि लगभग 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व है और कुषाण साम्राज्य को ईस्वी की पहली से तीसरी शताब्दी के मध्य माना गया है। अतः विकल्प एक सही होगा, मौर्य, शुंग, कुंड और कुषाण। दूसरा प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से या जावा सुमात्रा से। डी ऑप्शन हो जाएगा, जावा सुमात्रा से। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उन्होंने जीवा के शैलेंद्र वंश शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। तीसरा प्रश्न है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, बालपुत्र देव। सूची दो से सम्मिलित करना है। जैसे प्राचीन भारत के स्थान और वर्तमान में किस राज्य में है, जैसे कि कर्ण, स्वर्ण और प्राग ज्योतिष और गिरनार या प्रतिष्ठान। इसका पहले कर्ण स्वर्ण की अगर बात करें, पहले का तीसरा होगा, पश्चिम बंगाल में है। कर्ण स्वर्ण आपकी पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पे प्राग ज्योतिष आपकी आपकी असम में है और गिरनार आपका गुजरात में है और प्रतिष्ठान आपका महाराष्ट्र में है। पुरातात्विक और ऐतिहासिक विवरणों में कर्ण स्वर्ण को प्राचीन नगर बताया गया है, जिसकी स्थिति वर्तमान मुर्शिदाबाद जिला पश्चिम बंगाल में मानी जाती है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राग ज्योतिष और काम रूप दोनों नामों का प्रयोग प्राचीन असम उसके आसपास के क्षेत्र के लिए किया गया है। गिरनार वर्तमान उससे संबंधित प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल आज के गुजरात राज्य में आते हैं। प्रतिष्ठान पैठान गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर पूर्व नाम औरंगाबाद जिले का नगर है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख में। भीतरी नहीं, नासिक में भी नहीं, सांची में नहीं, ए ऑप्शन जूनागढ़ अभिलेख में। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन प्रथम का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के लेख भी खुदे हुए हैं।
यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, जिसमें रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? हर्ष ने, कनिष्क ने, रुद्रदामन ने। सी ऑप्शन हो जाएगा रुद्रदामन। रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा का यह अभिलेख प्रारंभिक संस्कृत अभिलेखों में से एक है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील से बांध के निर्माण और पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। 7वां प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? पुष्यमित्र शुंग ने, मेनांडर ने या बिम कडफेसिस ने। सी ऑप्शन हो जाएगा बिम कडफेसिस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बिम कडफेसिस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। 8वां प्रश्न हमारे सामने है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई। सातवाहनों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा, मौर्यों द्वारा। ये ऑप्शन हो जाएगा सातवाहनों द्वारा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी की गई थी। ध्यानतव्य है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इसकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान में अवस्थित थी। पुराणों में इस वंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जाति कहा गया है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? सातवाहन, कुषाण ने या कण्वा या कड़व वंश ने। सी ऑप्शन हो जाएगा कड़व वंश ने। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूमि अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंशों की नींव डाली वह कड़व या कांडवायन नाम से जाना जाता था। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। अगला टॉपिक हमारा गुप्त और गुप्तोत्तर काल युग रहेगा आपका। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? श्रीगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को, पुष्यमित्र को, कनिष्क को या समुद्रगुप्त को। डी ऑप्शन समुद्रगुप्त। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रस्तुत समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्त में मिलता है। इसके लेखक हरिशेषण थे। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था कौन थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त या रामगुप्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्कंदगुप्त। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में लगभग 555 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुआ। यह आक्रमण एक धावा
मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसे गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम कई राज्यों पर हूणों ने कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुमारगुप्त। हैंसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 415-455 ईस्वी से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित इसके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बौद्ध गुप्त बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इसे बिहार को दान में दिया। 5वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण या गुप्त? गुप्त है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। नागार्जुन थे, कौटिल्य नहीं थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शीलभद्र थे और शांति रक्षत ये भी थे। कौटिल्य चाणक्य जिसे कहा जाता है 4ठी और 3री शताब्दी ईस्वी के आचार्य तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार वे तक्षशिला से संबंधित आचार्य थे, जबकि नालंदा बिहार का सुनियोजित विकास गुप्त काल में हुआ। 7वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा के लिए, तर्क शक्ति के लिए या बौद्ध धर्म दर्शन के लिए? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन का अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ पर अध्ययन के लिए चीनी यात्री हैंसांग भारत आया था। यहाँ कथन और कारण दे रखे हैं, आपको इसमें से पहचानना है। पहला कथन है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण है इसका, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या नहीं करता, मतलब बात दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर प्राचीन नाम राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इस महाविहार का पतन हो गया और बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है। फायान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। नहीं, पहला गलत है। हैंसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया।
बौद्ध भिक्षु नहीं थे, दोनों ही गलत हो जाएंगे। फायान एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उसने यहाँ के लोगों के जीवन की विस्तृत विवरण विवरण लिखा। उसने अपने विवरण में राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया। चीनी यात्री हेनसांग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। उसने हर्ष द्वारा नालंदा में निर्मित कई मंजिलों वाले कांस्य मठ का वर्णन किया। उसने अपने विवरण में उल्लेख किया है कि हर्ष के काल में शूद्र कृषि करते थे। उसने अपने वृत्तांत में प्रयाग में आयोजित सम्मेलन का भी उल्लेख किया है, इसलिए दोनों कथन गलत हो जाएंगे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया था और हेनसांग हर्ष के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी आपकी? इनमें से कोई नहीं होगा। चीनी यात्री सुंग युंग ने 518 ईस्वी से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की तथा अपनी 3 वर्ष की यात्रा के दौरान उपरांत में बौद्ध ग्रंथ की प्रतियां एकत्रित कर वह चीन लौटा। 12वां प्रश्न आपके सामने है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल, प्रतिहार युग और राष्ट्रकूट या सातवाहन युग? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गुप्त काल। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे। उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हेनसांग के आगमन तक गांव बन गया और मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर कुम्हारर, सोनपुर, सोहगोरा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक इम्पोर्टेंट केंद्र हाथ के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति या भड़ौच या कैम्बे? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। गुप्त काल में बंगाल की ताम्रलिप्त एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का एक प्रमुख बंदरगाह जैसे कि भृगु कक्ष भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्र व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण और कॉम्बे से भी उत्तर भारत व्यापार करता था। 14वां प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। 15वां प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग या उपज का छठा भाग? गुप्त काल में उपज का छठा भाग यहाँ पे मिलता था। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्होंने अपनी उपज का एक भाग, उपज का छठा भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को
भागकर या उद्रंग कहा जाता था। क्या कहा जाता? भागकर या उद्रंग कहा जाता था। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/6। प्राय सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 उपज का छठा भाग थी। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो को अप्रहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन स्वराज व्यवस्था का एक पद या टर्म है। 18वां प्रश्न है, जैसे अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। उर्वरा उपज भूमि या मरु रेगिस्तान भूमि या सादवला घास या देव मृतक भूमि से संचित। डी ऑप्शन इनमें से एक से अधिक हो जाएंगे। चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। अमरकोश में भूमि के 12 प्रकारों के भूमियों की सूची दी गई है, जिसमें शामिल हैं उर्वर उपजाऊ भूमि, मरु मरुस्थल भूमि, ऊसर बंजर भूमि, अप्रहत परती भूमि, साधवल या साधवला घास वाली भूमि, पंकिल या कीचड़ वाली भूमि या जल प्रायानुपम नमी युक्त भूमि, कच्छ या दलदली या जल स्रोत के निकट भूमि, सरकरा चूना पत्थर कंकड़ युक्त भूमि, सरकरा वर्षी बलुआ आही भूमि या नदी मात्रक नदी द्वारा संचित भूमि तथा देव मात्रक वर्षा द्वारा संचित अतः उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। 19वां प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्त का उल्लेख कौन सा था? बी ऑप्शन सही हो जाएगा हरशेषण। कालिदास नहीं थे, न रवि कीर्ति न शूद्रक। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्त का लेखक हरशेषण था। हरशेषण ने इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशासनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्त कहा जाता है। इसी प्रशस्त में हरशेषण ने स्वयं को संधि विग्रहक कुमारा मात्य या दंडनायक बताया है, जिसका अर्थ तात्पर्य है कि गुप्त काल में एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर नियुक्त हो सकता था। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? वाकाटक या इक्ष्वाकु या शक या खारवेल। बी ऑप्शन इक्ष्वाकु को वाका पर श्री पर्वती कहा गया है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय या श्री पर्वत क्षेत्र का शासक या आंध्रभृत्य आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु इसके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। इक्ष्वाकु वंश का राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पे। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, सही है। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वह आगे बढ़ते हैं, वह अपने पिता विंध्य शक्ति की उत्तराधिकारी बने। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। यहाँ पे एक से अधिक हो जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, वाकाटक राजवंश प्राचीन भारतीय राजवंश है, जिसने भारत के मध्य भाग या दक्षिण में 3री शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के अंत 6ठी शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया। वह वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति फर्स्ट था, जिसकी उत्तराधिकारी प्रसरसेन
फर्स्ट तथा जिसे वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। प्रसर सेन फर्स्ट के समय में भी वाकाटक वंश की सीमाएं उत्तर में विंध्य क्षेत्र वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में इसमें शामिल से लेकर दक्षिण में दक्कन वर्तमान हैदराबाद भी उसके प्रभाव क्षेत्र में शामिल के क्षेत्र तक विस्तृत हो गई। वाकाटक नरेशों में सर्वप्रथम इनसे ही सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेध यज्ञ और वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया। पुराणों में उसे प्रवीर कहा गया और चारों विकल्प यहाँ पे विकल्प सही है। 22वां प्रश्न आपके सामने है। हूण राजा तोरमाड़ किस लौकिक कर राजा द्वारा पराजित किया गया था? यशोवर्मन या प्रकाश धर्मन या राज्यवर्धन या विष्णुवर्धन? बी ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश धर्मन के द्वारा। हूण राजा तोरमाड़ लौकिक राजा प्रकाश धर्मन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूणों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे हूण आक्रमण का नेता तोरमाड़ और मध्य भारत के एरड़ नामक स्थान से 12 प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिलता है। कौशाम्बी से तोरमाड़ की 2 मोहरें मिली हैं। तोरमाड़ ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। जैसे वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? ये पुष्यभूत ने की थी। वर्धन राजवंश की पुष्यभूत ने। राज्यवर्धन ने गलत, आदित्यवर्धन ने गलत, प्रभाकर वर्धन गलत। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। जैसे कि कवि बाण या निवासी था, पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का या उपयुक्त सभी इसमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन हो जाएगा। बाणभट्ट के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों के मध्य काफी मतभेद देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रतिकुटा नामक गांव में हुआ था, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म उत्तर प्रदेश में कान्यकुब्ज कन्नौज के समीप प्रतिकूट गांव में हुआ था, जिनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी था। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ये फायान गलत, हैंसांग बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हैंसांग आया था। हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री हैंसांग के भारत आगमन की है। उनकी उत्कंठ अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सियुकी कहा जाता है। पूछा जाता है सियुकी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। हैंसांग के द्वारा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला में, विक्रमशिला में, मगध में, नालंदा में। डी ऑप्शन हो जाएगा नालंदा में। 637 ईस्वी में हैंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में था। नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 15 महासवा वर्ष एक नालंदा में निवास कर उन्होंने आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह
बंगाल, उड़ीसा और धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दो दौर में हैनसांग पुनः 642 ईस्वी में नालंदा आया। इस प्रकार हैनसांग की नालंदा में निवास कुल अवधि दोनों यात्राओं को मिलाकर लगभग 2 वर्ष की थी। 27वां प्रश्न आपके सामने है। हैनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था वाराणसी, मथुरा या पाटलिपुत्र या कांची। बी ऑप्शन हो जाएगा मथुरा। चीनी यात्री हैनसांग हर्षवर्धन 686-647 ईस्वी के समय में भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हैनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहां के व्यापार ही था। बाण ने नागेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि और व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांश व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? जैसे असवद जहाँ ने, भास्कर बर्मन ने या राजा दाहिर ने। पीठ में से एक से अधिक राजा भास्कर बर्मन ने किया था। प्रसंगत विकल्पों में हर्ष के समय पर जैसे भास्कर बर्मन ने असम पर शासन किया और भास्कर बर्मन कामरूप असम में बर्मन राजवंश का शासक था। और मुकुंद माधव शर्मा की पुस्तक इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशिएंट असम और असम गजेटियर के अनुसार जैसे भास्कर बर्मन के उपरांत कुछ वर्षों के लिए अवंत बर्मन शासक बना, जिसे सलाम जैसे साल स्तंभों से गद्दी से हटाकर सिंहासन हथिया लिया। 7वीं शताब्दी में के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है? बी ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी के दौरान भारत का पुष्यभूत वंश का शासक हर्ष या हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए समर्थन के लिए जाना जाता है। हर्षवर्धन के लगभग 686-647 ईस्वी के लगभग 41 वर्षों तक शासन किया। गुप्त वाकाटक युग में कार्तिक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के लिए किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? वैश्विक मीमांसा न्याय। सी ऑप्शन हो जाएगा न्याय का। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन स्कूल न्याय का विकास हुआ। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम हैं और न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान वैध या अवैध हो सकता है। वैध ज्ञान को प्रमा और अवैध ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? ये ऑप्शन आर्यभट्ट ने कहा था, भास्कर ने नहीं, ब्रह्मगुप्त ने नहीं, ना बारहमेह ने। ये ऑप्शन हो जाएगा आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। 32वां प्रश्न आपके सामने है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषध के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत या
सौमिला, सौमिला या शूद्रक या सौनक, सोनक, ई ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे, जिसका इनका काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे और शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे और सौमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं, जिसे कालिदास ने भास और काव्यपुत्र के साथ याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औषध के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया। अध्यापक बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और अंतिम उत्तर पत्रक दोनों में इसका ऑप्शन नंबर ए सही माना है और सुश्रुत को माना है, ए माना है, क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्यकाल 1000 बीसी से 600 बीसी से करीब 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक हम लोग रखते हैं। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला किस प्रकार की रही थी, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा वीडियो जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसका आप लाभ ले सकें और अपने दोस्तों को शेयर कर सकें और अपने जिस किसी परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं उसे आप सफल बना सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर में करते हो वीडियो यहीं काम करते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं। नमस्कार।